नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर ललिता त्यागी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम दादी माँ पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि इसके जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया, अपनी बचपन की स्मृतियों के बारे में बताया कि किस प्रकार वो झाग भर एक पानी में खेला करते थे। ठीक है, और उनकी दादी किस प्रकार जब वो बीमार हो जाते थे तो उनकी मदद करती थी, उनकी सहायता करती थी, उनकी सेवा करती थी ठीक होने के लिए। ठीक है, और जो उनकी दादी थी वो अपने पैसे ब्याज पर भी देती थी। और घर में किसका माहौल था? उनके भैया कृष्ण की शादी का उत्साह और आनंद का माहौल उनके घर में था। ठीक है, देखते हैं अब इस पाठ में आगे क्या होता है, लेखक अपनी दादी माँ के बारे में आगे क्या बताते हैं। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब बेटा, रामी की चाची जिसका नाम धन्नो था, उसने दादी माँ से ब्याज पर पैसे लिए थे। किसके लिए? अपनी बेटी की शादी के लिए। तब वो दादी माँ जब उससे पैसे मांगती है तो क्या कहती है रामी की चाची कि उसकी शादी कैसे होगी बिटिया की अगर आप ऐसा करेंगी। आप थोड़े दिनों बाद फसल पर पैसे ले लेना। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो दादी माँ थी थोड़ा सा वो जात पात को मानती थी, इसलिए वो कह रही थी कि मैं नहा के आई हूँ, थोड़ा पीछे हटो। जाने दो दादी माँ, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। जब बेटा लेखक ने अपनी दादी माँ से कहा बेचारी गरीब है, बाद में दे देगी, तो दादी माँ कहती है चल हट, समझाने वाला आया, मैं अपने आप निपट लूँगी। ठीक है, आपकी दादी माँ भी डांटती है ना कई बार आपको ऐसे। हाँ, चलो आगे चलते हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 5 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। ठीक है बेटा, अब वो क्या कहना चाहती है रामी की चाची कि जो आपकी दादी माँ है वो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे दिल वाली है। कल वो ऊपर से ही मुझे गुस्सा दिखा रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्कि अपने पहले पैसे छोड़ भी दिए और ऊपर से मुझे 10 रुपये का नोट दिया कि धन्नो अपनी बेटी की शादी अच्छे से करिए, जग हंसाई मत करवाना। ठीक है बेटा, इसलिए बड़े लोग जो होते हैं वो ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से हमें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति करी। ठीक है बेटा, यहाँ पे लेखक बता रहा है कि जब आपने भी देखा होगा जब गांव में शादी होती है किसी की, तो उससे पहले कुछ दिन गीत गाए जाते हैं रात को घरों में। और लेखक कह रहा है जो गीत गाए जाते हैं वो विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति की एक कल्पना करके उसमें नाटक किया जाता है। ठीक है, और जिसको जेंट्स को देखने की मनाही होती है। तो लेकिन उनका जो ममेरा भाई था, ममेरे भाई का क्या नाम था? राघव।
वो वहाँ पे लेटा हुआ था, लेकिन उसको हटा दिया था औरतों ने, ठीक है। लेकिन लेखक को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो बीमार था। चलिए आगे चलते हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ ने उनका पक्ष लिया कि लड़के तो, ये छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे अभी जेंट्स की श्रेणी में नहीं आते, ठीक। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया, ठीक है। तो जब सभी घर की औरतें इस तरह से एक छद्म नाटक कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, तो उस वक्त क्या हुआ? लेखक हंस पड़ा, ठीक है। जहाँ पे आदमियों की एंट्री नहीं थी, वहाँ पर लेखक आराम से चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो बीमार था और वो छोटा था उस वक्त, ठीक। देबू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी यह कौन सो बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, ठीक है बेटा। तो चादर किसने खींची? देबू की माँ ने। किसकी? लेखक की, शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तु से किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता, अर्थात अब हम निश्चिंत है, अब हमें कोई भी भय नहीं है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी बात होती, पिटने का डर होता, तो हम कहाँ आ जाते? दादी माँ के पास। ये कौन कह रहा है? लेखक। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। प्रस्तुतियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। अब बेटा यहाँ पे इस गद्यांश में लेखक ये बता रहा है कि जो दादी माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्नेह और ममता की मूर्ति थी, ठीक है। लेकिन जीवन के झंझावातों ने, जीवन की परिस्थितियों ने उनको इतना उदास कर दिया था, लेकिन फिर भी वो एक बहादुरी से अपना जीवन जीती थी। उन्हें लगता था कि संसार में धोखे के सिवा, विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। और प्रश्न आगे ये भी उठेगा बेटा, एक प्रश्न अभ्यास में ये भी आएगा कि लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। क्योंकि दादाजी के श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उनके पिता ने ज़्यादा संपत्ति व्यय कर दी थी, खर्च कर दी थी, इसीलिए लेखक की घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, ठीक है, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। अब ठंड का माहौल आ गया, ठीक है बेटा। लेखक ने ये पाठ गर्मियों क्वार के महीने से शुरू किया था, ठीक। अब माह में सर्दियों का मौसम आ गया। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। अब बेटा लेखक कह रहा है कि मैंने कभी भी अपनी दादी को उदास, आंखों में आंसू नहीं देखे थे, लेकिन मैंने एक दिन उदास देखा। वो दिए के सामने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या है, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल,
धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। अर्थात घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। ठीक है, दोनों भैया चारपाई पर बैठे हुए थे। ठीक, जब लेखक और उसकी दादी माँ वहाँ पर पहुँचे। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब बेटा लेखक ने ये बताया कि मेरी जो दादी माँ थी वो दानवीर भी थी, दान करना भी जानती थी। उन्होंने अपने आभूषणों को, सोने के कंगन को, ठीक है, भी अपनी आड़ी स्थिति में अपने बच्चों को दे दिया, जो उनके वंश की आखिरी निशानी थी। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी, अर्थात कोई देवी है जो श्राप के कारण धरती पर उतर आई है। धुंधली छाया विलीन हो गई, अर्थात खो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। अर्थात बेटा जो भी ये बचपन की स्मृतियाँ हैं, लेखक के मन में कब उद्घाटित हुई, कब उसके मस्तिष्क पटल पर आई, जब उनके भैया किशन ने उनकी दादी का शोक पत्र लिखकर शिव प्रसाद जी को, लेखक को भिजवाया। ठीक है, ये थी हमारी कहानी दादी माँ। ठीक, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे दादी माँ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।